हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कौशल नरवाल क्लासेज में। आज की इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी क्लास 6 टेक्स्ट बुक हनीसकल को। हनीसकल का वैसे अगर मीनिंग देखा जाए तो एक बेल टाइप प्लांट होता है, जिसके ऊपर इस टाइप के फ्लावर्स लगते हैं जैसा इस पिक्चर में दे रखा है। तो दोस्तों, इस क्लास में ये जो एनसीईआरटी की जो टेक्स्ट बुक हम लोग डिस्कस करेंगे, ये बस ऊपर ऊपर से एक रिवीजन पर्पज से डिस्कस करेंगे। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप एक बार एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक को ज़रूर पढ़ लें, चाहे इस वीडियो को देखने के बाद में पढ़ लें। अगर आपने पहले से पढ़ रखी है तो और भी अच्छी बात है, नहीं तो एक बार एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक को ज़रूर पढ़ लीजिएगा, ताकि आपका पूरा जो कॉन्सेप्ट है वो एकदम क्लियर हो जाएगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम शुरू करते हैं। तो इस बुक का फर्स्ट चैप्टर है हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क, और इसके जो राइटर है वो है कैरल मूर। इस चैप्टर में जो मेन कैरेक्टर्स हैं, एक तो पैट्रिक है और एक लिटिल एल्फ। द टाइनीस्ट साइज का, मतलब बहुत छोटी साइज का है, जैसा आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, ये बहुत ही छोटा सा है। और एक कैट होती है जो एक डॉल के साथ खेल रही होती है। जैसा आप जानते हैं कि वो एक्चुअल में वो डॉल नहीं होती है, बल्कि ये एल्फ ही होता है, जिसको वो कैट समझती है कि ये कोई डॉल है। और इस जो चैप्टर की जो थीम्स है वो मैजिकल रियलिज्म और पैट्रिक की खुद की इंस्पिरेशन इसमें दिखाई गई है। एक्चुअली आपको इस चैप्टर की जो स्टोरी है वो आपको मैं ब्रीफली समझा देता हूँ कि पैट्रिक नाम का एक बच्चा है। वो स्कूल जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं करता है, उसको स्कूल बहुत बोरिंग लगता है। और होमवर्क तो उसको बहुत ही गंदा लगता है, वो होमवर्क तो बिल्कुल करना ही नहीं चाहता है। वो बस हमेशा खेलना चाहता है। वो हॉकी खेलना पसंद करता है, बास्केटबॉल, और एक गेम है निंटेंडो। उसको वही निंटेंडो जो ये जो गेम है वो एक वीडियो गेम है, उसको ये गेम भी बहुत अच्छा लगता है। और कभी कभी वो इस टाइप से फील करता है कि वो एक इग्नोरेमस टाइप का है, मीन्स लगता है उसको कि उसे कुछ भी नहीं आता जाता, वो एकदम अनपढ़ गवार या फिर अज्ञानी टाइप का है। ठीक है, एक दिन वो देखता है कि उसकी जो कैट होती है वो एक डॉल के साथ खेल रही है। एक्चुअल में वो कोई डॉल नहीं होती है, बल्कि वो ये लिटिल एल्फ होता है। एल्फ को अगर मैं आपको ठीक से समझाऊं तो आपने हैरी पॉटर मूवी देखी होगी। हैरी पॉटर मूवी में जो एक मगलू नाम का एक कैरेक्टर होता है ना, आप उस तरीके से समझ लीजिए कि एल्फ उनकी प्रजाति का ही को एक मतलब जो मैजिकल कैरेक्टर होता है, जो जिसको थोड़ा बहुत मैजिक आता हो, तो वो एल्फ के साथ खेल रही होती है। और एल्फ इससे रिक्वेस्ट करता है कि तुम मुझे इस कैट से बचाओ। तो वो जो एल्फ जो था वो इसे रिक्वेस्ट करता है बचाने की, और वो उसके सामने एक शर्त रखता है। पैट्रिक उसके सामने एक शर्त रखता है कि अगर तुम मेरा सारा होमवर्क कर दो तो मैं तुम्हें इस कैट से बचा लूंगा। हालांकि उस टाइम उस एल्फ के पास और कोई ऑप्शन नहीं था, तो उसने कहा कि हाँ मैं तुम्हारा होमवर्क कर लूंगा, लेकिन क्या है कि भाई स्कूल तो तुम जाते हो तो तुमको पता होगा तुम्हारा होमवर्क कैसे करना है कैसे नहीं करना है। तो मुझे अगर बताते जाओगे कि ऐसे ऐसे होमवर्क करना है तो मैं कर दूंगा। तो पैट्रिक बोलता है ठीक है मैं बता दूंगा। और अगर आप थोड़ा सा ठीक से देखेंगे इस एल्फ को, तो इसने एक लिटिल वूल शर्ट पहन रखा है। ओल्ड फैशन ब्रीचेज, ब्रीचेज मीन्स इसने जो कमर के नीचे जो पैंट टाइप से जो छोटी सी जो पहन रखी है वो, और एक लंबी सी टॉल हैट इसने पहन रखी है, आप इस पिक्चर में आराम से देख सकते हैं। तो वो एग्री हो जाता है उसका होमवर्क करने के लिए। और फिर क्या होता है कि वो एल्फ थोड़ा शाना होता है, काफ़ी इंटेलिजेंट होता है, तो वो बोलता है पैट्रिक को हर बार, मतलब बीच बीच में टोकता रहता है कि ये कैसे करना है कैसे नहीं करना, मुझे कुछ पता नहीं, तुम बताओ मैं करूँगा। पैट्रिक उसको ढूंढ ढूंढ के लाइब्रेरी जाता है, इधर उधर से बुक से अपने होमवर्क के बारे में बताता है कि ये ऐसे करना है ये ऐसे करना है ऐसे करना। मतलब अगर एक तरफ से देखा जाए तो जो होमवर्क का जो काम है वो सारा का सारा पैट्रिक ने खुद ही किया था। बस एल्फ उससे वो एल्फ को बताता और वो एल्फ थोड़ा बहुत जो था वो लिख देता। धीरे धीरे करते 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 क्या होता है कि पैट्रिक का जो एटीट्यूड है ना वो चेंज हो जाता है। वो धीरे धीरे अपनी लेजीनेस को छोड़कर वो हार्ड वर्किंग चाइल्ड बन जाता है, और उसका एटीट्यूड एकदम बिल्कुल चेंज हो जाता है। और सेशन एंड होते होते वो टॉपर्स की कैटेगरी में आ जाता है। तो ये इसकी ब्रीफ स्टोरी थी।
और इसमें आपको जो वैल्यूज़ देखने को मिलेगी इस चैप्टर में, एक तो रेडीनेस, और एक तो हमको लेजीनेस को अवॉइड करना चाहिए, और हमें अपने काम से प्यार करना चाहिए, मतलब अपने वर्क को कभी अवॉइड नहीं करना चाहिए, उसको कभी ख़राब नहीं मानना चाहिए। और हाँ, अब इस वीडियो का सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो मैं आपको, जो आपकी जो टेक्स्ट बुक के साथ जो ग्लॉसरी दी गई है, जो इम्पोर्टेंट वर्ड्स दिए गए हैं, हर एक चैप्टर के साथ में कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स दे रखे हैं। आप अपनी टेक्स्ट बुक में देखोगे, एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक में, तो वहाँ पर भी आपको मिल जाएंगे। ये जो वर्ड्स हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये एज इट इज़ उठाकर आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो देखते हैं सबसे पहला वर्ड, इग्नोरेमस। इग्नोरेमस मीन्स एन इग्नोरेंट पर्सन हु लेक्स एजुकेशन, जिसको एजुकेशन बिल्कुल नहीं होती, मीन्स अज्ञानी या फिर अनपढ़ टाइप का। फिर आप देख सकते हैं ब्रिचेज। ब्रिचेज मीन्स शॉर्ट ट्राउजर्स, जो उस एल्फ ने पहन रखी होती है। और डिश क्लोथ, इसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। हैम्पर, हैम्पर बोले तो बास्केट विद अ लिड, मतलब एक छोटी सी टोकरी जिसके ऊपर ढक्कन टाइप मतलब ऐसा होता है। स्कॉल, स्कॉल मीन्स एंगर या डिसअप्रूवल। ग्लिच, ग्लिच मीन्स अ फॉल्ट इन अ मशीन, मशीन में किसी टाइप का कोई फॉल्ट, जो ग्लिच वगैरह होता है ना, वो ग्लिच। स्क्वीक्ड, स्क्वीक्ड मतलब जोर से चिल्लाना। श्रिक्ड, श्रिक्ड मीन्स हाई पिच्ड क्राई, मतलब एकदम बहुत जोर से चिल्लाने की आवाज़ निकालना, जैसे कभी कोई बच्चे निकालते हैं वो वाली आवाज़। नैग, nag means one who troubles someone by asking them to do something। ये स्पेशली इस एल्फ के लिए यूज़ किया गया है। एल्फ जो था वो बार बार इससे पैट्रिक से पूछता था, इसमें क्या करना है, इसको कैसे करना है, मुझे ये नहीं आता, मुझे वो नहीं पता। और नेक्स्ट वर्ड देखिए, वियरी। वियरी मीन्स नीरस या बोरिंग या फिर टायर्ड टाइप। और स्लाइली, स्लाइली मीन्स सीक्रेटिवली, मीन्स एकदम सीक्रेटली। अब चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। नेक्स्ट चैप्टर में एक पोम है, पोम का टाइटल है अ हाउस अ होम। तो यहाँ पर इसके जो राइटर है, जो पोइट है, वो है लॉरेन एम हली। और इसकी जो थीम है वो है द डिफरेंस बिटवीन हाउस एंड होम। हाउस और होम में क्या डिफरेंस होता है, इसके बारे में यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है। तो यहाँ पर इस पोम में पोइट का मानना है कि हाउस जो होता है वो ब्रिक से, स्टोन से, वुड से बना हुआ होता है। और हाउस में विंडोज़ होती है, ग्लासेस, यार्ड, ईव्स, ईव्स बोले तो छज्जे, चिमनीज होती है, फ्लोर्स होते हैं, रूफ होती है, डोर्स होते हैं, स्टूको मीन्स प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये सारी चीज़ें हाउस में होती है। लेकिन ये पॉइंट बताते हैं कि जो होम है वो बना होता है लव से, फैमिली से, डूइंग फॉर अदर, शेयरिंग, केयरिंग, ये सारी चीज़ें आपको होम में मिलती है। और होम में क्या क्या होता है, ब्रदर्स होते हैं, सिस्टर्स होते हैं, फादर्स, मदर्स, अनसेल्फिश एक्ट, काइंडनेस, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी होम में। तो इसकी जो वैल्यूज़ है वो आप देख सकते हैं, फैमिली लव, शेयरिंग, केयरिंग, देयर इज़ नो प्लेस लाइक होम। होम के नाम से कोई प्लेस नहीं होता है, बल्कि एक फीलिंग टाइप मान लीजिए। अगर एक जगह पे ये सारे लोग अगर साथ में रहते हैं, ब्रदर, सिस्टर, फादर, मदर वगैरह, बिना किसी दुश्मनी के, बिना किसी झगड़े के अगर साथ में रहते हैं अच्छे से, प्यार से, तो उसको आप होम बोल सकते हैं। ये पॉइंट की बात है, पॉइंट बता रहा है ऐसा। और चैरिटी जो है वो उसकी शुरुआत घर से होती है। इसकी ग्लॉसरी में जो इम्पोर्टेंट वर्ड्स है वो देख लीजिए। ईव्स, ईव्स बोले तो जो छज्जा जो होता है ना घर के आगे वाला, वो वाला। स्टूको, स्टूको मीन्स प्लास्टर ऑफ पेरिस। और अनशेल्फिश मीन्स जनरस। अब आगे देखिए, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, हाउ द डॉग फाइंड हिमसेल्फ अ मास्टर। हाउ द डॉग फाउंड हिमसेल्फ अ न्यू मास्टर। ये बहुत ही अच्छी स्टोरी है। और इसमें डॉग जो है वो मेन कैरेक्टर है। अ टेम्ड एनिमल मीन्स एक पेट एनिमल है वो डॉग। और जो अदर कैरेक्टर्स है उसमें एक बिग वूल्फ, अ बियर, अ हर्ड ऑफ काउज, अ लायन और अ मैन। जो मैन जो होता है वो डॉग का फाइनल मास्टर होता है। तो ये स्टोरी कुछ इस तरीके से होती है कि एक डॉग होता है, वो क्या होता है कि इधर उधर घूम के करके मतलब परेशान हो चुका है। अब वो सोचता है कि मुझे सारा सब कुछ बैठे बैठा ही मिल जाए, मतलब मुझे
खाना पीना सब कोई दूसरा इलाके दे और मैं आराम से मज़े की ज़िंदगी जीऊँ, मैं घूम घूम के परेशान हो चुका हूँ। तो वो क्या करता है कि वो सोचता है कि मैं किसी का नौकर बन जाऊं, अगर कोई मेरा मालिक बन जाएगा तो वो मुझे सारी की सारी चीज़ें अपने आप ला कर देगा। तो वो सबसे पहले मीन्स अपने जो रिलेटिव, उसके जो रिलेटिव मीन्स उसके जो किन्समैन वुल्फ के पास जाता है और उनसे बोलता है कि आप मेरे मास्टर बन जाओ। तो वुल्फ एग्री हो जाती है उसके मास्टर बनने के लिए। लेकिन वुल्फ जब बियर को देखती है तो वो डर के भाग जाती है, क्योंकि वो बियर से डरती है। तो उस डॉग को लगता है कि नहीं, वुल्फ से भी पावरफुल कोई है। तो वो बियर के पास जाता है और बियर को बोलता है कि आप मेरे मास्टर बन जाओ। बियर उसका मास्टर बन जाता है। लेकिन बियर एक बार मतलब काऊ पे अटैक करने वाला होता है खाने के लिए, तभी वो लायन को देखता है और वो वहाँ से भाग जाता है। तो उसको पता चलता है कि नहीं, बियर भी सबसे पावरफुल नहीं है, बियर से पावरफुल ये लायन है। तो वो लायन के पास जाता है और बोलता है कि आप मेरे मास्टर बन जाओ। तो लायन बोलता है ठीक है, मैं तुम्हारा मास्टर बन जाऊंगा, मैं अपना शिकार करता रहूंगा, जो बचा कुचा होगा तुम खाते रहना, आराम से रहना। वो लायन के साथ काफ़ी सालों तक रहता है, बहुत टाइम तक लायन के साथ रहता है और आराम से मज़े से रहता है। लेकिन कुछ टाइम बाद जंगल में एक आदमी आता है, मैन आता है। उस मैन को देखकर लायन भी भाग जाता है। तो जब लायन उस मैन को देखकर भाग जाता है तो उसको समझ में आया कि भाई नहीं, लायन भी स्ट्रॉन्गेस्ट नहीं है, वो सबसे पावरफुल नहीं है, लायन से स्ट्रॉन्गेस्ट तो ये मैन है। तो वो चला जाता है मैन के पास और उससे बोलता है कि आप मेरे मास्टर बन जाओ और मैं आपकी सेवा करूंगा, मैं आपका सर्वेंट बन जाऊंगा। मैन बोलता है ठीक है, तुम मेरे सर्वेंट बन जाओ, मैं तुम्हारा मास्टर बन जाऊंगा। इस तरीके से फाइनली डॉग ने अपना जो मास्टर है वो चूज़ कर लिया और तब से लेके आज तक वो मैन का सबसे वफादार साथी बन के उसके साथ ही रह रहा है। तो इसमें कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ें वो देख लीजिए कि जब डॉग लायन के साथ था तो उससे बाकी सब डरते थे, कोई भी उसको टच करने की भी हिम्मत नहीं रखता था। ठीक है। लेकिन इस स्टोरी के थ्रू बताया गया है कि जो मैन जो है वो सबसे मतलब पावरफुल है, वो स्ट्रॉन्गेस्ट है इस अर्थ पे, उससे स्ट्रॉन्ग कोई नहीं है। और जो ये जो डॉग जो है वो आज तक मतलब मैन का एक लॉयल सर्वेंट बन के उसके साथ रहता है। और जो स्ट्रॉन्गेस्ट बीस्ट की बात की जाए इस अर्थ पे तो वो है लायन। और ये एक फोक टेल है, ये जो स्टोरी है वो एक फोक टेल है। फोक टेल मीन्स अगर आप हिंदी में देखें तो इसको बोलेंगे लोक कथा। मीन्स ऐसी स्टोरी जो मतलब एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन, मतलब वो कहीं लिखी भी नहीं होती है, बल्कि लोग अपनी मतलब जो फादर है वो अपने बच्चे को सुनाते हैं, फिर वो अपने बच्चे को सुनाते हैं, ऐसे करते करते वो कई सालों से चली आ रही है। अब इसमें जो वैल्यूज़ है एक तो लॉयल्टी है और एक अपने मास्टर की सर्विस। ठीक है। और इसकी जो ग्लोसरी है वो देख लीजिए। इल प्लीज्ड मीन्स हैप्पी नॉट हैप्पी, जो डॉग जो था वो अपनी लाइफ से हैप्पी नहीं था, घूम घूम के परेशान हो चुका था। किन्समैन्स मीन्स रिलेटिव। फियर्स, फियर्स मीन्स वायलेंट। टू टेक अप सर्विस, बिकम द सर्वेंट मतलब किसी का सर्वेंट बन जाना। स्निप, स्निप यानी सूंघना, ये आप देख सकते हैं ये डॉग स्निप कर रहा है। डार्टेड, डार्टेड मीन्स मूड क्विकली, कम ओवर यू, अफेक्टेड यू। क्लिफ, क्लिफ मीन्स अ स्टीप हाई रॉक, मीन्स जो एकदम सीधी खड़ी चढ़ाई वाली जो रॉक होती है वो वाली। अब देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर। नेक्स्ट चैप्टर में एक पोम है काइट, द काइट करके, और इसके जो राइटर है वो है हैरी बैन। और इसमें जो थीम है वो बहुत ऊपर उड़ने को लेकर है। तो जो काइट जो होता है वो ब्लू सी के ऊपर और स्काई में मतलब उड़ता है और वो डाइव करता है और वो शिप की तरह मतलब हवा में फ्लोट करता है। और इट क्लाइम्स टू द क्रेस्ट, क्रेस्ट मीन्स जो एकदम पहाड़ की जो ऊपर वाली जो चोटी होती है, मतलब वहाँ तक ये आराम से उड़ लेता है। और ये ट्रीज के ऊपर भी उड़ता रहता है। इस पोम में एक मेन चीज यूज की गई है, सिमली। सिमली मीन्स व्हेन वन थिंग इज कंपेयर्ड टू द अदर
यूजिंग वर्ड्स सच, सो, लाइक, एज, मीन्स सो या फिर लाइक, एज, सच, ये वर्ड्स यूज करते हुए अगर कंपैरिजन किया जाए दो चीज़ों के बीच में तो वहाँ पर सिमली पाया जाता है। और इसमें आप देख सकते हैं काइट सोर्स लाइक अ शिप, मीन्स काइट का कंपैरिजन शिप के साथ किया गया है। ही रन्स लाइक अ टाइगर, और यहाँ पर ही का कंपैरिजन टाइगर से किया गया है कि वो टाइगर की तरह भागता है। और हमने सिमली पे अलग से वीडियो भी बना रखी है, आप इस चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आराम से देख भी सकते हैं। तो यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट वर्ड्स इस चैप्टर में आए हैं, एक तो देखिए डाइव, स्ट्रेट जंप इन वाटर, डिप मीन्स सिंक, स्नैप्स मीन्स ब्रेक सडनली, सोर्स मीन्स फ्लोट्स लाइक बर्ड या फिर प्लेन की तरह, और गस्ट, गस्ट मीन्स हवा का तेज झोंका, स्लैक मीन्स लूज या फिर नॉट टाइटली स्ट्रेच्ड, और रेगेडियर, रेगेडियर मीन्स हैविंग अ रफ या फिर अनइवन एजेस। अब देखते हैं नेक्स्ट, एक फोक टेल है, जापानीज फोक टेल, नेक्स्ट चैप्टर, टैरोज रिवार्ड। बहुत ही अच्छी स्टोरी है, बहुत ही शानदार स्टोरी है। तो इस स्टोरी को देखते हैं। इसमें जो मेन कैरेक्टर्स हैं वो कौन है, टैरो मीन्स जो वो है वो एक थॉटफुल और लविंग सन है। थॉटफुल मीन्स जो दूसरों के बारे में, दूसरों की नीड्स के बारे में सोचता है। और यहाँ पर टैरो की मदर है, उसके फादर है, और उनके एक नेबर जो एक लेडी है, और उसके जो गांव वाले, और जापान का जो एम्परर है, वो इस चैप्टर में मेन कैरेक्टर्स हैं। और इसमें अगर आप थीम की बात करें तो थीम लव एंड रिस्पेक्ट फॉर पेरेंट्स, मीन्स पेरेंट्स की रिस्पेक्ट कैसे की जाती है, कैसे करनी चाहिए, ये इस चैप्टर की मेन थीम है। तो ये स्टोरी मैं आपको एक बार ब्रीफ में समझा देता हूँ। एक टैरो नाम का एक वुड कटर होता है, वो अपनी फैमिली के साथ में हिल साइड पे रहता है, और वो क्या करता है कि लकड़ियाँ काट के थोड़ा बहुत पैसा कमा लेता है, और उससे उसकी जो सर्वाइवल है वो चल रही होती है। वो अपने पेरेंट्स से बहुत प्यार करता था, बहुत ज़्यादा प्यार करता था। तो एक दिन थोड़ी बारिश हो रही थी, काफ़ी ठंड थी, तो उसके जो फादर जो थे उन्होंने विश किया कि अगर काश एक कप फाके का मिल जाता तो मज़ा आ जाता। ये आपको लिखा हुआ दिख रहा होगा साके, ये जापानीज़ वर्ड है, और इसको जापानीज़ में फाके बोला जाता है। और फाके बोले तो एक मतलब जापानीज़ ड्रिंक है, पॉपुलर ड्रिंक है, जो मतलब यूजुअली विंटर्स में पी जाती हैं, और इससे बॉडी को काफ़ी अच्छी वार्मथ मिलती है, और बहुत महंगी होती है। तो एक वुड कटर तो इसको कभी भी अफोर्ड नहीं कर सकता। लेकिन टैरो जो था अपने पेरेंट्स से बहुत प्यार करता था, और उसको अपने पेरेंट्स की ये बात जो थी वो उसको फील कर गई। उसको फील हुआ कि मैं बहुत कम कमा पा रहा हूँ, अपने पेरेंट्स की जो विश है उसको पूरा नहीं कर पा रहा हूँ। तो उस दिन के बाद से उसने मतलब सोच लिया कि वो बहुत ज़्यादा मेहनत करेगा, बहुत ज़्यादा मेहनत करेगा, और बहुत सारे पैसे कमाकर अपने फादर के लिए ये जो फाके करके जो ड्रिंक है ये ज़रूर लेके आएगा। तो वो नेक्स्ट डे जाता है जंगल में, और वहाँ पर लकड़ियाँ काटना स्टार्ट करता है, और बहुत सुबह सुबह ही चला जाता है और बहुत मेहनत करता है। थोड़ी देर बाद उसको प्यास लगती है, तो पास में एक वाटरफॉल देखता है, और वहाँ पर जाकर ये पानी पीने जब बैठता है, तो जैसे ही वो पानी पीता है तो वो फील करता है कि पानी नहीं बल्कि ये जो वाटरफॉल है ये फाके का वाटरफॉल है, ये पानी नहीं है। तो वो तारो बहुत खुश हो जाता है। उसने पहले तो खुद पिया फाके, और फिर उसके बाद एक घड़ा भर के वो अपने घर लेके गया, और अपने पेरेंट्स को अच्छे से पिलाया, अपने फादर को दिया। उसके फादर बहुत खुश हो गए, और उन्होंने ये बात बाकी विलेजर्स को भी बताई। तो बाकी जो विलेजर्स थे, शाम को सारे के सारे विलेजर्स टैरो के घर पे आ गए, और उन लोगों ने जो टैरो और फैमिली थे उन्होंने वो जो ड्रिंक थी बाकी लोगों के साथ भी शेयर की, और उनको बताया कि ये जो पास वाला जो वाटरफॉल है, वहाँ जो वाटरफॉल है वहाँ पर ये डिश, ये ड्रिंक मिलती है, वो एकदम वो वाटरफॉल इसी का बना हुआ है। तो सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग में सारे के सारे लोग
जल्दी से तैयार होके कहाँ पहुँच जाते उस वाटरफॉल पे। और सब लोग जब देखते हैं तो वो वाटरफॉल पे और कुछ नहीं था, बस सिर्फ पानी था। उन लोगों ने सब ने बारी बारी टेस्ट किया, लेकिन वो तो पानी ही था। तो वो लोग क्या करते हैं कि उनको लगता है कि तारों ने उनके साथ धोखा किया है, और वो उसको मारने के लिए उसको डुबाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जैसे तैसे करके वो बच जाता है। और क्या होता है कि टैरो के लिए तो उस वाटरफॉल ने, उस मैजिकल वाटरफॉल ने डिलीशियस फाके दिया, लेकिन बाकी सबके लिए सिर्फ पानी दिया। तो जब ये टैरो की स्टोरी जापान के एम्परर ने सुनी, तो उसने उसको, टैरो को 20 पीसेस ऑफ गोल्ड दिए, और वो जो ब्यूटीफुल फाउंटेन जो था, वाटरफॉल जो था, जिससे फाके निकलता था, उसका नाम उसने टैरो के नाम पे रख दिया। और ये किस लिए रखा, उस एम्परर का मानना था कि इसकी वजह से बाकी बच्चे भी एनकरेज होंगे और वो अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करना सीख जाएंगे। इस चैप्टर में आप वैल्यूज देख सकते हैं। अ हिंट ऑफ मैजिक, इसमें मैजिक की बात है। हार्ड वर्क, सिंसियरिटी, केयर एंड रिस्पेक्ट फॉर पेरेंट्स, लव एंड ऑनर फॉर अदर्स। और अब इसके जो इम्पोर्टेंट वर्ड्स जो इस चैप्टर में आए थे वो देख लेते हैं। फाके, फाके मीन्स एक, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको, जापानीज हार्ट वार्मिंग ड्रिंक। मेड हिज वे टू मीन्स वेंट टू, डेलीशियस वेरी टेस्टी। पिक्चर मीन्स अ पॉट मेड ऑफ मड। प्रोसेसन अ बिग ग्रुप ऑफ पीपल। अब चलते हैं नेक्स्ट पोम की तरफ। ये एक पोम है जिसमें आप देखेंगे कि भाई बहन की लड़ाई दिखा रखी होती है, द क्वारल। और इसके जो राइटर, इसकी जो पोइटेस है वो है एलेनर फार्जीन। इसमें जो मेन कैरेक्टर एक तो पोइटेस खुद है और उसका भाई। और इसकी जो थीम है वो क्वारल अमंग सिबलिंग्स, मतलब भाई बहन जो होते हैं वो आपस में लड़ते रहते हैं, उसके बारे में दे रखी है। तो इसके इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि पॉइंट और उनका जो भाई है वो दोनों आपस में झगड़ रहे होते हैं। स्टार्टिंग तो थोड़ी नॉर्मल सी होती है, लेकिन जो एंड होता है वो काफ़ी स्ट्रांग हो जाता है। आपको भी पता है भाई बहन जो लड़ाई होती है तो छोटी सी बात पे होती है और वो बहुत बड़ा रूप धारण कर लेती है। तो स्टार्टिंग में उसका भाई बोलता है कि नहीं वो सही है, और जबकि पोइटस बोलती है कि नहीं वो सही है। तो ऐसे ऐसे लड़ते लड़ते उनको आफ्टरनून हो जाती है, इवनिंग हो जाती है, पता ही नहीं चलता है। फाइनली जो ब्रदर है वो कहता है कि हम ऐसे रात भर नहीं लड़ सकते, चलो ठीक है मैं गलत था और तुम सही थी। लेकिन अब उस पोइटस को लगता है कि नहीं, वो जो उनका जो भाई जो था वो सही था। इस तरह की एक फनी पोम है। इसमें जो इम्पोर्टेंट वर्ड्स हैं वो आप देख लीजिए। फेल आउट, फेल आउट मीन्स टू हैव आर्ग्यूमेंट, डिसएग्रीमेंट। टर्न ब्लैक मीन्स अनप्लीजेंट या फिर समथिंग रॉन्ग। नेक्स्ट चैप्टर आप सब इनको बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, कल्पना चावला। इस चैप्टर का नाम है एन इंडियन अमेरिकन वीमन इन स्पेस, कल्पना चावला। ये जो चैप्टर है ये स्पेन मैगजीन से लिया गया, ये यूएस की मैगजीन है। जनवरी फरवरी 1993 का जो इनका जो आर्टिकल था उसमें से ये लिया गया है। और इसकी जो थीम है इस चैप्टर की वो आप देख सकते हैं, हार्ड वर्क एंड डेडिकेशन। तो मेन आपको थोड़ा सा इस चैप्टर के बारे में ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। कल्पना चावला आपको पता है फर्स्ट इंडियन वुमन टू गो इनटू स्पेस। वो फर्स्ट टाइम 1997 में स्पेस में गई थी, उसकी जो फर्स्ट विजिट थी। और वो यूएस स्पेस शटल कोलंबिया से गई थी। स्पेस शटल जो होता है वो एक स्पेस क्राफ्ट होता है जो रिपीटेड स्पेस ट्रेवल के लिए बनाया जाता है। और ये जो कल्पना चावला जो थी वो नेचुरलाइज्ड अमेरिकन सिटीजन थी। मीन्स
एक ऐसा प्रोसेस जिसमें कोई बाहर का जो फॉरेनर जो होता है वो अमेरिका में जाकर मतलब वहाँ का सिटीजन बन जाता है। उसके लिए कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होती है। लाइक उस टाइम ये था कि वो 18+ ईयर्स का होना चाहिए और वो 3 to 5 ईयर्स से अमेरिका में रह रहा हो। फ्रंटियर्स ऑफ स्पेस, इमेजिनरी बाउंड्री लाइन ऑफ स्पेस। अब यहाँ पर दो चीज़ काफ़ी इम्पोर्टेंट है, एक तो लिफ्ट ऑफ और एक टेक ऑफ। लिफ्ट ऑफ जो होता है वो स्पेस शटल के द्वारा होता है और टेक ऑफ जो होता है वो एरोप्लेन के द्वारा होता है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अब देखते हैं कि कल्पना चावला के साथ एक ट्रेजेडी होती है। वो जब सेकंड टाइम जब स्पेस में जाती है 1 फरवरी 2003 को, तब क्या होता है कि 7 पीपल का एक जो क्रू होता है जो स्पेस में जाते हैं कल्पना चावला के साथ में, तो क्या होता है कि उनका जो स्पेस शटल जो था कोलंबिया, वो क्या होता है कि टेक्सास के ऊपर वहाँ पर एकदम उसमें ब्लास्ट हो जाता है और सारे के सारे जो 7 लोग जो थे ये वहीं पर ख़त्म हो जाते हैं। और ये जो स्पेस शटल जो था इसका कांटेक्ट 9 o'clock को लॉस्ट हो जाता है। इंडियन टाइम के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो 7:30 PM मीन्स नाइट का। और ये जो था जब इसका कांटेक्ट टूट गया था तब ये 20,000 फीट ऊपर था और 20,000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये ट्रेवल कर रहा था। ये जो कोलंबिया जो था लिफ्टेड ऑफ मीन्स इसने अपनी जो फ्लाइट स्टार्ट की थी, मीन्स जब ये लिफ्ट किया था यहाँ से अर्थ से, वो डेट थी 16 जनवरी 2003। कहाँ से? कैनेडी स्पेस सेंटर फ्लोरिडा से, कैप कैनरावल। इट हैड स्टेड फॉर 16 days। 7 people डिड 80 एक्सपेरिमेंट। ये 16 days तक स्पेस में रहे थे और उन्होंने वहाँ पर टोटल जो 7 जो पीपल थे इन्होंने 80 एक्सपेरिमेंट्स किए थे। और एक्चुअली ये जो कोलंबिया जो स्पेस शटल जो था ना, ये जब बनाया गया था तब ये क्लेम किया गया था कि ये 100 टाइम्स मतलब 100 बार स्पेस में जाकर आ सकता है। मीन्स 100 बार ये स्पेस में जाकर वापस आ सकता है। जैसे टाइटैनिक को बनाते टाइम क्लेम किया गया था ना कि ये कभी डूब नहीं सकता है, वैसे इसको भी बना के मतलब क्लेम किया गया था कि 100 टाइम्स स्पेस में जाकर वापस आ सकता है। लेकिन कल्पना चावला जब इसमें बैठी थी तब उसकी ये 28th फ्लाइट थी। मतलब कोलंबिया स्पेस शटल जो था उसकी ये 28th फ्लाइट थी और उसी में ये फिनिश हो गया। अब कल्पना चावला के बारे में कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन देख लेते हैं। उसका जो जन्म जो था वो 17 मार्च 1962 को करनाल हरियाणा में वो पैदा हुई थी और उसकी जो डेथ जो थी वो 1 फरवरी 2003 को टेक्सास USA में हुई थी। उसकी एजुकेशन के बारे में देख लेते हैं। उसकी ग्रेजुएशन टैगोर बाल निकेतन स्कूल करनाल से हुई है। उसने अपनी BSc की जो डिग्री थी वो एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में पंजाब जो कॉलेज वहाँ से ली थी। MSc की जो डिग्री है वो अमेरिका यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास से ली और उसने अपनी PhD भी की थी और PhD उसने की थी एरोस्पेस इंजीनियरिंग में और ये की थी कोलोराडो USA से। और वो US की नेचुरलाइज्ड सिटीजन थी। मैं अभी पिछली स्लाइड में हमने डिस्कस किया था नेचुरलाइज्ड सिटीजनशिप के बारे में। और उसके हस्बैंड का नाम जीन पियरे हैरिसन था और उसकी ये जो मैरिज जो थी वो 1983 में हुई थी और उसके हस्बैंड एक फ़्लाइट इंस्ट्रक्टर थे। और जो कल्पना चावला जो थी वो सिंगल और मल्टी इंजन एरोप्लेन्स उड़ा सकती थी और वो सी प्लेन्स भी उड़ाती थी, ग्लाइडर्स भी उड़ाती थी। उसके पास इन सब के लाइसेंस थे और वो एक सर्टिफाइड फ्लाइट इंस्ट्रक्टर भी थी। और फर्स्ट टाइम जब वो नासा में सिलेक्ट हुई थी तो वो रिसर्च साइंटिस्ट के तौर पे सिलेक्ट हुई थी। फिर उसके बाद में धीरे धीरे वो सिलेक्ट हो गई एस्ट्रोनॉट की ट्रेनिंग के लिए और ये सिलेक्ट हुई थी 1994 में। और वो फर्स्ट टाइम कोलंबिया जो मिशन जो था उसमें स्पेस में गई थी। $56 मिलियन का ये मिशन था। तब वो 15 days 16 hours एंड 34 minutes तक स्पेस में रही थी।
और स्पेस में उसने कितना ट्रैवल किया अगर देखा जाए तो अर्थ के 252 चक्कर लगाने जितना उसने ट्रैवल किया था, मीन्स 10.45 मिलियन किलोमीटर। और वो स्पेस शटल डिजास्टर में 1 फरवरी 2003 में उसकी डेथ हो गई थी। उस दिन सैटरडे था। उसके साथ में 7 मेंबर्स थे, 6 अमेरिकन और 1 इजरायली। हर फर्स्ट क्रू ऑफ स्पेस मिशन 1997 में जो फर्स्ट टाइम जब वो स्पेस में गई थी, तब उसके साथ में एक जापानीज भी था और एक यूक्रेनियन एस्ट्रोनॉट भी था। जापानीज का नाम टाको डोई था और यूक्रेनियन का नाम लियोनिड काडेन्युक था। वो फर्स्ट यूक्रेनियन थे जो कि स्पेस में गए थे। और उसने स्पेस से अपने अब्रॉड से उसने अपने जो कॉलेज के जो साथी जो थे, जो उसके जो कॉलेज मेट थे चंडीगढ़ में, उनके लिए एक मैसेज भेजा कि द पाथ फ्रॉम ड्रीम्स टू सक्सेस डज एग्जिस्ट। ठीक है, अब इस चैप्टर में जो इम्पोर्टेंट वर्ड्स दे रखे हैं उन पे डिस्कस कर लेते हैं। एक तो देखिए अबोर्ड, ऑन और ऑन टू ए ट्रेन, एयरक्राफ्ट, शिप और बस। इसको आप अब्रोड मत पढ़ लेना, ये अबोर्ड है, मतलब उसमें सवार हो जाना, उसमें चढ़ जाना, ट्रेन में, बस में। पॉलिनेटिंग, पॉलिनेटिंग मीन्स ट्रांसफर ऑफ पोलन फ्रॉम वन प्लांट टू अनदर प्लांट। फ्रंटियर्स ऑफ स्पेस, एन इमेजिनरी बाउंड्री लाइन ऑफ स्पेस फ्रॉम अर्थ। ऑस्पायरिंग, वर्दी ऑफ एडमिरेशन और रिस्पेक्ट, मतलब एडमायरेशन या फिर रिस्पेक्ट करने के लायक जो हो। अब देखते हैं नेक्स्ट, एक छोटी सी, बहुत छोटी सी पोम है ये शोरे की, और इसमें ब्यूटी के बारे में बात की गई है। इसमें 3 स्टांजाज है और हर एक स्टांजा में पोइट डिफरेंट टाइप्स की ब्यूटी के बारे में बात करता है। फर्स्ट स्टांजा में डे में जो ब्यूटी होती है उसके बारे में, सेकंड स्टांजा में नाइट की ब्यूटी के बारे में, और थर्ड स्टांजा में हमारे अंदर की जो इनर ब्यूटी होती है उसके बारे में बात की जाती है। अब डे में जो ब्यूटी होती है वो सनलाइट में, ट्रीज में, बर्ड्स में, कॉर्न्स में, वर्किंग एंड डांसिंग पीपल फॉर क्रॉप्स, क्रॉप्स के लिए जो पीपल काम कर रहे होते हैं डांस करते करते, उनमें भी पोइट को ब्यूटी दिखती है। और नाइट की अगर ब्यूटी की बात करें तो विंड में, रेन, सिंगर, चैंटिंग इन डिटरमाइनेशन, ये इन सारी चीज़ों में पोइट को ब्यूटी दिखती है नाइट में। और हमारे अंदर की जो ब्यूटी है अगर पोइट की नज़र से देखा जाए तो हम जो गुड वर्क करते हैं, हमारे अंदर की जो हैप्पी थॉट्स होती है और हमारे बिहेवियर में जो थॉट्स वगैरह होती है, ये हमारे अंदर की ब्यूटी है। तो इसकी अगर वैल्यूज़ की बात की जाए तो ब्यूटी इज़ इन यू, आपकी थॉट्स में या फिर आपके एक्शन में है। और अगर ग्लॉसरी की बात की जाए तो इसमें कुछ ज़्यादा डिफ़िकल्ट वर्ड्स नहीं है। एक तो देखो हार्वेस्ट, आपको पता है, क्रॉप्स, अर्नेस्ट, अर्नेस्ट मीन्स डेटरमाइंड, और डीड्स, डीड्स मीन्स एक्शंस। अब चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। नेक्स्ट चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग स्कूल के बारे में है, अ डिफरेंट काइंड ऑफ स्कूल, और इसके जो राइटर्स है वो है E.V. ल्यूकस। तो ये जो चैप्टर है इसके अगर बेसिक मेन थीम की बात की जाए तो वो है इंक्लूसिव एजुकेशन। इसमें इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में ऊपर जोर दिया गया है। तो इसमें देख लेते हैं मेन कैरेक्टर्स कौन है। एक तो राइटर खुद और एक मिस बीम। मिस बीम जो होती है वो ये जो डिफरेंट काइंड ऑफ स्कूल है ना इसकी हेड होती है। और यहाँ पर कुछ चिल्ड्रन का भी रोल है। एक तो एक ब्लाइंड गर्ल जो कि 12 ईयर्स ओल्ड, और एक बॉय है जो इस ब्लाइंड गर्ल को लेके जा रहा है। वैसे एक्चुअल में ये ब्लाइंड गर्ल नहीं होती है बल्कि इसकी मतलब आंखों पे पट्टी बांध रखी होती है। ये भी एक थोड़ा सीक्रेट है, इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। और एक हेड गर्ल होती है इस स्कूल की जिसका नाम है मिली, और वो एक टॉल गर्ल है, उसने ब्लू कॉटन शर्ट और पिंक ब्लाउज पहन रखी होती है। और यहाँ स्कूल का एक गार्डन जिसका नाम पीटर है वो लगभग 100 ईयर्स का है। और एक अनीता नाम की एक लड़की है जिसके कर्ली रेड हेयर है, और वो कर्च पे, मीन्स कर्च बोले तो क्रच बोले तो वो जो बैसाखी होती है ना जिससे जिसके मान लो पैर वगैरह ठीक नहीं होते वो लोग चलते हैं, वो वाली।
और इसकी अगर थीम की बात करें तो थॉटफुलनेस और काइंडनेस इसकी थीम है। तो यहाँ पर इसमें मेन क्या है, देखो कि ये जो राइटर जो होता है वो मिस बीम से मिलने जाता है उनकी स्कूल में। तो ये इस स्कूल में बहुत सारे बच्चे मतलब पढ़ते हैं। ये एक इंक्लूसिव एजुकेशन का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। तो राइटर जो होता है वो मिस बीम के स्कूल में जाता है। वो सबसे पहले एक 12 ईयर ओल्ड गर्ल को देखता है जिसकी आंखें जो होती है ना वो वाइट मतलब वो एक बैंडेज से कवर्ड होती है। और उसको एक 4 साल का एक लड़का है, वो उसको हाथ पकड़ के उसको मतलब चला रहा है, उसको गाइड कर रहा है कि इधर चलिए वगैरह। और मिस बीम इस स्कूल की हेड जो होती है वो होती है मिस बीम। वो मिडिल एज की है और एक उसका जो एटीट्यूड है वो काफ़ी अथॉरिटेटिव है। वो काइंड भी है, अंडरस्टैंडिंग भी है। और उसके हेयर जो है वो ग्रे हैं और वो मतलब ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी फैट है। और मिस बीम के जो मेथड्स हैं पढ़ाने के, उसमें आप देख सकते हैं स्पेलिंग, एडिंग, सब्ट्रैक्टिंग, मल्टीप्लाइंग, राइटिंग, इंटरेस्टिंग टॉक्स वगैरह, ये सारे उसके मेथड्स हैं। और इस स्कूल का जो रियल एम जो था वो देखिए, नॉट सो मच टू टीच थॉट एज टू टीच थॉटफुलनेस, काइंडनेस टू अदर्स, बीइंग रिस्पॉन्सिबल सिटीजन। मीन्स हमको एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स बनाने हैं। ये इस चैप्टर की थीम है। इस थीम पे ये चैप्टर बेस्ड है। और यहाँ जो इम्पोर्टेंट अगर पार्ट की जाए, सिस्टम की अगर इम्पोर्टेंट पार्ट की बात की जाए तो टू मेक चिल्ड्रन टू अप्रिशिएट मिस फॉर्चून वी मेक देम टू शेयर मिस फॉर्चून। मतलब मिस थीम कहती है कि हम क्या करते हैं कि बच्चों को मतलब उनको अलग अलग रोल देते हैं कि आज आपको पूरे दिन ब्लाइंड का या फिर डेफ का या फिर इंजर्ड का या फिर डम्प का या फिर लैम का रोल प्ले करना है, ताकि आप दूसरों की फीलिंग्स को समझ सको, दूसरों के साथ जो मिसफॉर्चून हुआ है उसको आप समझ सको। तो एवरी चाइल्ड हैज़ लैम डे, ब्लाइंड डे, डेफ डे, इंजर्ड डे और डम्प डे। मतलब सबको अलग अलग मतलब रोल दिया जाता है, सबकी मतलब बारी आती है। कोई किसी दिन ब्लाइंड बनता है, कोई डेफ बनता है, इस तरीके से। बैंडेज इज पुट ऑन ओवरनाइट दैट चाइल्ड शुड अवेक ब्लाइंड। मतलब जिसकी बारी होती है कि कल जिसका रोल होगा कि ये ब्लाइंड बनेगा, तो उसको रात से ही उसके मतलब आंखों पे बैंडेज बांध दिया जाता है, ताकि वो सुबह जब उठे तब से ही वो एकदम से यूं ब्लाइंड तरीके से ही उठे और फिर वो पूरा का पूरा दिन एज ए ब्लाइंड बिताए। और उसको एक हेल्पर भी दिया जाता था। Some of the children told her that the dumb day is worst. जब मिस बीम ने बच्चों से पूछा कि मतलब आपको क्या लगता है कि कौन सा रोल, कौन सा डे सबसे मतलब वर्स्ट होता है, जो सबसे मुश्किल होता है, तब बच्चों ने बताया कि डम डे। क्योंकि बच्चों के मुंह पर कोई पट्टी वगैरह नहीं बांधी जाती थी, बल्कि उनको खुद की विल पावर से दिन भर चुप रहना होता था। और यहाँ पर एक बार फिर से देख लेते हैं मिली इस स्कूल मतलब स्कूल में उसको वो अभी फ़िलहाल हेड गर्ल बनी हुई है। उसने कॉटन शर्ट और पिंक ब्लाउज पहन रखा है। पीटर नाम का एक जो कैरेक्टर है वो गार्डनर है और वो रोजेज को बांध रहा है। अनीता है, शी इज़ ऑन क्रचेज, टुडे इज़ हर लैम डे। अनीता का आज कौन सा डे है? लैम डे है, इसलिए वो क्रचेज की हेल्प से चल रही है। और ब्लाइंड डे फॉर द गर्ल हु टॉक्ड विद राइटर विच वाज सीन बाय हिम एट फर्स्ट। जो पहली बार मैं स्कूल में आते ही जब उसने एंटर किया था तब उसे एक लड़की मिली थी, वो ब्लाइंड का रोल प्ले कर रही थी, उसके लिए आज ब्लाइंड डे था। जब ये जो ईवी लूकस जो राइटर है, जो स्कूल से जब बाहर निकले तो उनको लग रहा था कि वो अब 10 टाइम्स मोर थॉटफुल बन चुके हैं। तो इस चैप्टर में अगर वैल्यूज़ की बात की जाए तो थॉटफुलनेस, काइंडनेस, मतलब जो डिफरेंटली एबल्ड जो बालक है, जो बच्चे हैं, उनके प्रति काइंडनेस इसमें दिखाई गई है। इंपॉर्टेंट वर्ड्स की बात करें, इनसाइट, इनसाइट मीन्स टू बी सीन। प्लम्प, प्लम्प ये मिस बीम के लिए यूज़ किया गया है। प्लम्प मीन्स प्लीजेंटली फील फैट, मीन्स ज़्यादा नहीं, बस नॉर्मल सा थोड़ा सा फैट। मिस फॉर्चून, मिस फॉर्चून मीन्स अनफॉर्चुनेट कंडीशन, बैड लक।
मतलब कोई अगर जन्म से ही कोई ब्लाइंड है तो ये उसके साथ ये मिसफॉर्चून है। ऑन ऑनर मीन्स हैव प्रोमिस्ड, माइजरी मीन्स डिफ़िकल्टी या फिर अनप्लीजेंटनेस, थॉटलेस बोले तो केयरलेस, awful मीन्स बैड, ग्रेजुअली मीन्स स्लोली, होम सिक मीन्स वांटिंग टू बी होम, जो घर पे ही रहना चाहता है उसको होम सिक बोलते हैं, गास्टली मीन्स एक्सट्रीमली अनप्लीजेंट और बैड। चलते हैं आगे नेक्स्ट एक पोइम की तरफ। बहुत छोटी सी पोइम है और बहुत ही इंटरेस्टिंग पोइम है। ये पीटर डिक्सन इसके राइटर हैं। इसमें एक बच्चे की क्यूरियोसिटी दिखाई गई है। वो सोचता है, वो जानना चाहता है कि जो उसके जो टीचर्स हैं वो 4 o'clock के बाद जाते कहाँ हैं, मतलब 4 o'clock मीन्स स्कूल टाइम के बाद आखिर वो सारे जाते कहाँ हैं। उसके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि उसके टीचर कहाँ जाते हैं, क्या वो अपने शौक खुद से धोते हैं, क्या वो लोग टीवी देखते हैं, क्या वो लोग भी नाक में उंगली डालते हैं, या फिर उनके भी मम्मी पापा है, टीचर्स के भी मम्मी पापा होते हैं क्या, और क्या उन्होंने कभी मतलब हमेशा सही ही स्पेल किया है, कभी उनसे गलतियाँ होती ही नहीं थी, और या फिर उन जब बच्चे थे तो क्या उनको भी कॉर्नर में खड़ा करके पनिशमेंट दी जाती थी। इस तरीके से उसके मन में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि वो लोग भी कभी गंदे कपड़े पहनते थे वगैरह, मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं उसके दिमाग में। और वो फाइनली डिसाइड करता है कि वो क्या करेगा, अपने टीचर्स को फॉलो करेगा, किसी एक टीचर को फॉलो करेगा और वो मतलब सीक्रेटली पता करेगा कि उसके टीचर्स जो है वो 4 o'clock के बाद आखिर करते क्या है। तो इसकी जो ग्लॉसरी में कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं, फिर भी देख लीजिए। पिक देयर नोज मीन्स रिमूविंग म्यूकस फ्रॉम द नोस्ट्रिल विद द फिंगर, मतलब नाक में उंगली डाल के वो नाक से म्यूकस निकालना। और पनिश्ड इन द कॉर्नर मीन्स पनिश टू स्टैंड आउट ऑफ द क्लास, क्लास से बाहर या फिर क्लास से कॉर्नर में खड़ा करके पनिशमेंट दी जाती है, उसके बारे में बात की जा रही है। तो दोस्तों आज की इस क्लास में हम इतने ही चैप्टर्स डिस्कस करेंगे। अगले जो चैप्टर्स हैं वो हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो अगर हम सारे चैप्टर्स इसी के अंदर डिस्कस करेंगे तो बहुत लंबी हो जाएगी। मैं आखिर में एक बार लास्ट में आपसे फिर से आपको बता देना चाहता हूँ कि आप ये जो क्लास है ये सिर्फ मतलब रिवीजन पर्पज से, रिवीजन या फिर आप मान लीजिए कि एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन एनसीईआरटी के बारे में दिया जा रहा है। मैं आपको स्ट्रांगली सजेस्ट करता हूँ कि आप एक बार एनसीईआरटी बुक्स को ज़रूर पढ़ लीजिएगा। और हाँ, ये जो मैंने ये जो नोट्स हैं, ये आपको जो पीपीटी में जो नोट्स दिख रहे हैं ये आपको पीडीएफ फॉर्म में हमारे ऐप पर मिल जाएंगे। तो आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू।